हेलो एवरीवन, सक्सेस मैटर में आपका स्वागत है। हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी पर आज हम बात करेंगे। ये 7th चैप्टर हिंदी भाषा क्षेत्र से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है इस पर टिप्पणी भी आ जाए, हो सकता है 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। तो हम पहले समझेंगे हिंदी और उर्दू में जो संबंध है उसको, फिर हिंदुस्तानी और हिंदी के बारे में समझेंगे। तो हिंदी और उर्दू को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ लाइनें देख लेते हैं। हिंदी भाषा की कई शैलीगत रूप प्रचलन में आ गए हैं और उनका विकास होता गया। ठीक है। डॉक्टर वर्मा ने खड़ी बोली हिंदी के साहित्यिक रूपांतरण में हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी का परिगणन किया है। उन्होंने माना है कि जन्म से उर्दू और आधुनिक साहित्यिक हिंदी सगी बहनें हैं। ठीक है। ये बातें जो हैं उन्होंने वर्मा ने जी ने कही हैं, डॉक्टर वर्मा ने, वही इसमें दिखाया गया। बाकी जो है वो यहाँ से मेन स्टार्ट होता है हिंदी उर्दू, है ना। तो हिंदी और उर्दू जो है वो एक ही भाषा है ना। दोनों ही खड़ी बोली से जन्म हुआ है दोनों का। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। खड़ी बोली का एक साहित्यिक रूप हिंदी है तो दूसरा उर्दू है, यानी खड़ी बोली का ही साहित्यिक रूप हिंदी और उर्दू है। हिंदी से जुड़े भाषाविद उर्दू को हिंदी की एक शैली मानते हैं। यह मानना भी सर्वथा असत्य है कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है, उर्दू मुसलमानों की। ऐसा हिंदी हिंदुओं की भाषा है, उर्दू मुसलमानों की, ऐसा बेसिकली जो अंग्रेज आए थे उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की थी और ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि उर्दू जो है, उर्दू को जितना हिंदुओं ने अपनाया और समृद्ध किया उतना अन्य धर्म को मानने वालों ने नहीं। ठीक है। और उर्दू को जिस प्रकार हिंदुओं ने अपनाया और समृद्ध किया उतना अन्य धर्म अवलंबियों ने नहीं। इसी प्रकार हिंदी को समृद्ध करने में खुसरो से लेकर आज तक के साहित्यकारों की लंबी सूची है। दूरदर्शन में दिखाए गए महाभारत के संवादों के लेखक राही मासूम रजा आज अमर हैं, है ना। तो किस प्रकार जो महाभारत की बात करें तो किस प्रकार जो उसके संवाद लेखन के लिए जो लेखक हैं वो कौन है? राही मासूम रजा, है ना। तो ये किस प्रकार बताता है कि ये बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है, उर्दू मुसलमानों की, है ना। उर्दू में जो भी थोड़ा भिन्नता है उसमें कुछ विशिष्ट ध्वनियाँ क्योंकि अरबी और फारसी से प्राप्त शब्दावली और कुछ व्याकरणिक रूप हैं और उसी वजह से जो व्याकरणिक जबकि इसमें भिन्नता देखने को मिलती है लेकिन वो भी व्याकरणिक ढांचा एक है ना। किसी भी भाषा को 4 आयामों में देखा जा सकता है: व्याकरण, उच्चारण, शब्दकोश और लिपि। और लिपि की भी कुछ खास बातें कही गई है कि लिपि किसी भिन्नता से 2 भाषाएं नहीं बन जाती, यानी दो लिपियां अलग है। तो जैसे किसी की फारसी लिपि है, किसी की देवनागरी, इससे 2 भाषाएं नहीं बन जाती। और एक जैसी लिपि की भी 2 भाषाएं एक ही हो जाती हैं, ये ऐसा भी नहीं है। अन्यथा जो मराठी और हिंदी है एक ही हो जाती। शब्दकोश की दृष्टि से अंग्रेजी में जितनी शब्दावली दूसरी भाषाओं की रच गई है उतना किसी अन्य भाषा में नहीं। ध्वनि उच्चारण में मात्र 5 विशिष्ट ध्वनियाँ क, ख, ग, ज और फ उर्दू में है, जिसमें से ज और फ अंग्रेजी के कारण भी और अब हिंदी में ग्रहित कर ली गई हैं। किसी भी भाषा की बोलियों में जितना अंतर होता है उससे कहीं कम हिंदी और उर्दू में हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब यही है कि हिंदी और उर्दू जो है एक ही भाषा है। ठीक है। हिंदी में लिखने वाले तुर्क और मुसलमान दोनों ही हैं। ठीक है। बोलचाल की खड़ी बोली के रूप में मुसलमानों के आगमन से बहुत पहले जो है खड़ी बोली विद्यमान थी। हिंदी का पुराना रूप जो है पुरानी हिंदी, हिंदी उर्दू का मूलाधार बनी, ऐसा प्रोफेसर मौलवी का मानना है। उन्होंने कुछ लाइनें भी ऐसी कही हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में मुसलमान साहित्यकारों का महत्व हिंदुओं से कम नहीं है। यही आंदोलन जब खड़ी बोली के आधार पर विकसित हुआ तो उनमें भी हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर प्रयत्नशील हुए और इस भाषा के पास पूर्व साहित्यों की निधि और फारसी, तुर्की, अरबी शब्दों और साहित्यों की परंपरा थी। ये उनके शब्द है, उसको पूरे पैराग्राफ में दिखाया गया है। यही भाषा कभी हिंदवी, कभी हिंदुई, कभी हिंदी, कभी रेखता, है ना, कभी हिंदुस्तानी आदि कहलाती रही। बहुत समय बाद इसी भाषा का नाम उर्दू प्रचलित हुआ।
ठीक है, तो हिंदी का जन्म खड़ी बोली से ही, हिंदी से ही हुआ है उर्दू का। ठीक है, इसके साहित्यकारों में हिंदू मुसलमान दोनों बड़ी संख्या में मिलते हैं। ठीक है, अमृत महोत्सव स्मारिका इसमें दिया हुआ है, जो ये बात कही गई है। ठीक है, उर्दू जम्मू कश्मीर राज्य की प्रथम राजभाषा है और आंध्र प्रदेश की द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। कई हिंदी भाषी राज्य भी उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में संवैधानिक मान्यता मिलने के कारण अन्य भारतीय भाषाओं के साथ इसका और उर्दू का सहअस्तित्व है, जिसको नकारा नहीं जा सकता। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की राजभाषा होने के कारण इसकी अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर स्वीकृति है और कई राज्यों में उर्दू अकादमी उसके समुचित विकास की ओर ध्यान दे रही है। ठीक है, ब्रिटिश ने अपनी नीति से चाहे हिंदी उर्दू के विभाजन जो है बनावटी किया हो, पर अब यह यथार्थ है कि उर्दू का विकास भी हिंदी के साथ भविष्य में होगा। दोनों भाषाओं में निष्णात साहित्यकार प्रेमचंद का कथन भी इस दिशा में संकेत करता है। प्रेमचंद ने क्या कहा था, ये देखिए, हिंदी उर्दू का भंडार दोनों जातियों का परिश्रम का फल है। अपनी अपनी जगह भाषा की उन दोनों शाखाओं का विशेष महत्व है। दोनों ही ने अपने अपने तौर पर यथेष्ट उन्नति की है। दोनों ही के साहित्य भंडार में बहुमूल्य रत्न संचित हो गए हैं और हो रहे हैं, ऐसा प्रेमचंद ने कहा है। आप भी जानते हैं कि प्रेमचंद की बात की जाए तो पहले वो नवाब राय के नाम से जो लिखते थे उर्दू में ही लिखते थे, फिर बाद में उन्होंने हिंदी प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखना शुरू किया था। सोजे वतन जब उनकी जब्त कर ली गई थी, तो ये चीज़ें क्या है, दिखाती हैं कि एक ही प्रकार के जो लेखक हैं कैसे हिंदी और उर्दू दोनों में लिख रहे थे और बहुत बेहतरीन दोनों ही भाषाओं में लिख रहे थे। इसी तरह हिंदी और उर्दू के बारे में हम समझते हैं कि हिंदी भाषा का यह नामकरण यूरोप के निवासियों की देन है, यानी हिंदी का ही ये नाम है हिंदुस्तानी। ठीक है, उर्दू और हिंदी जब मिल जाते हैं आपस में तो हिंदुस्तानी बन जाता है। 17वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने हमारे यहाँ की भाषा का नाम अपनी सूझबूझ के अनुसार हिंदुस्तानी रखा। हिंदुस्तानी नाम का नाम नया नहीं है, भारत की भाषा के रूप में इसका प्रयोग प्राचीन है। ठीक है, अब मुगल कालीन भारत बाबर कहते हैं कि उन्होंने उसे अपने सामने बैठाकर एक व्यक्ति को जिसे हिंदुस्तानी का भली भांति ज्ञान था, यानी कि बाबर ने अपने सामने बैठाकर ऐसा व्यक्ति जिसको हिंदुस्तानी का भली भांति ज्ञान था, अपनी एक एक बोल को उसे समझाने का आदेश दिया। ठीक है, ये हमें मुगलकालीन भारत बाबर पृष्ठ 145 में मिलता है। हब्सन और जब्सन जैसे सुप्रसिद्ध कोश में इसको उर्दू का पर्याय माना गया है, जिसको एंग्लो इंडियन मूर भी कहते हैं। इस पुस्तक में जो उदाहरण दिए गए हैं उसमें सबसे पहला 1616 का है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें मतलब बताई गई हैं कि 1673 के उदाहरण में इसको अधिक स्पष्ट किया गया है। कोर्ट की भाषा फारसी थी, जनसाधारण में बोलचाल की भाषा हिंदुस्तानी थी। भारत का भाषा का बोलचाल का रूप हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता है, यानी कि जब हिंदी और उर्दू, क्योंकि मुगलों के आने के बाद क्या है कि कुछ लोग उर्दू बोलते थे, कुछ हिंदी बोलते थे, तो ऐसे इन दोनों भाषाओं के मेल से जो भाषा बनी थी वो हिंदुस्तानी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बुद्ध चरित महाकाव्य की भूमिका में सदुकड़ी भाषा पर टिप्पणी देते हुए अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने क्या कहा है कि खड़ी बोली मुसलमानों की भाषा बन चुकी थी। मुसलमान भी साधुओं की प्रतिष्ठा करते थे, चाहे वे किसी दीन के हो। इससे खड़ी बोली दोनों धर्मों के अनपढ़ लोगों को साथ लगाने वाले और किसी एक के भी शास्त्रीय पक्ष से संबंध ना रखने वाले साधुओं के बड़े काम की हुई, जैसे इधर अंग्रेजों के काम की हिंदुस्तानी हुई, है ना। और फिर इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की सभा में की जाने वाली कार्रवाई संबंधी भाषा का प्रस्ताव कानपुर अधिवेशन में 1925 में पारित हुआ। कांग्रेस की यह सभा प्रस्ताव पास करती है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और वर्किंग कमेटी की कार्रवाई आमतौर पर हिंदुस्तानी में चलेगी, है ना। ये हमें देखने को मिलता है 1925 के कानपुर अधिवेशन में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हरिजन में पत्रिका जो है उसमें उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए
स्पष्ट किया है कि मुझे इसमें ज़रा भी शक नहीं कि हिंदुस्तानी सारे हिंदुस्तानियों के क्या है अंतर प्रांतीय व्यवहार के लिए सबसे अच्छी भाषा होगी। सरल भाषा के रूप में हिंदी ही हिंदुस्तानी के रूप में प्रचलित हुई, जिसका प्रचलन समस्त भारतवर्ष में होता गया, है ना। प्रेमचंद के विचार क्या है कि हिंदुस्तानी भारतवर्ष की आम भाषा है। हर हिंदी लिखने वाले का उद्देश्य यह होना चाहिए कि मानो वह मुसलमानों के पढ़ने के लिए लिख रहा है। इसी प्रकार उर्दू लिखने वाले को यह ख्याल रखना चाहिए कि मानो वह हिंदू के पढ़ने के लिए लिख रहा है। आदिम साहित्यकार ही कौम का पथ प्रदर्शक होता है। भाषा के एकीकरण का इसके सिवा कोई दूसरा साधन नहीं। बोलचाल की भाषा गलियों और बाजारों में बनती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जैसे क्लिष्ट हिंदी और क्लिष्ट उर्दू और फिर अंग्रेजी भाषा, तो ऐसे में क्या हुआ कि उससे क्या बनी, हिंदुस्तानी बनी। सरल हिंदी शब्दों को लिया, सरल उर्दू शब्दों को लिया और उससे हिंदुस्तानी भाषा बनी। हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग इस रूप में देखा जा सकता है, जैसे उच्च हिंदी मतलब क्लिष्ट हिंदी और उर्दू को ले लिया, यहाँ पे सरल हिंदी और सरल उर्दू ले लिया, और उच्च और उन दोनों के मेल से जो भाषा बनी वो हिंदुस्तानी। इस तरह ये आपका जो है ख़त्म हो जाता है हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी। बहुत आसान टॉपिक था, एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छा एग्ज़ाम करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।